हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रट रट कर थक गए हैं? आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि एक बार देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। HTET, UG, CNET, PGT कॉमर्स या BCom एग्ज़ाम, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप कुछ टाइम में टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ही ईजी तरीके से समझने हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या आप जानते हैं कि पूरी अकाउंटिंग सिर्फ कुछ एक प्रिंसिपल पर टिकी हुई है? अगर ये प्रिंसिपल समझ आ गए तो अकाउंटिंग में आपको कंसेप्ट समझने में बहुत इजी रहेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जब भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस को लगाते हैं। उन्हीं रूल्स और गाइडलाइंस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से क्लियर है, गोइंग यानी कि जो गो चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। बिजनेस जो है वो अपने ऑपरेशन को, अपनी ऑपरेट्स को, अपने ट्रांजेक्शंस को रन करता ही चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। बिजनेस का या फर्म का ओनर चेंज हो सकता है कि किसी ओनर की कोई कंपनी है, उसने किसी और को दे दी, वो उसने कंपनी बेच दी, ओनर चेंज हो गया, लेकिन जो फर्म है, जो बिज़नेस है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हम फर्म इसी बेसिस पे बनाते हैं कि जो हमारा फर्म है वो कभी लिक्विडेट नहीं होगा। इसलिए हम एक्सपेंस करते हैं किसी भी बड़ी चीज़ के ऊपर, उसको हम एसेट में इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो ये देखिए, हमने क्या किया, मशीन को परचेज़ किया। इस मशीन को परचेज़ करने में पैसा लगा है, लेकिन हम इसको एसेट में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन से हम क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस मशीन से काम करके। इसकी डेप्रिशिएट तो होगी वैल्यू टाइम टू टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी से हम रेवेन्यू क्या करेंगे, अर्न करेंगे। बिजनेस को ये रेवेन्यू जनरेट करने में क्या करेगी, मशीन हेल्प करेगी। इसलिए ये हमारी क्या है, एसेट है। अगर हम इस मशीन को एक्सपेंस में डाल देते हैं, एसेट में नहीं डालते, इसका मतलब हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा है ये वैलिड नहीं होगा। कब नहीं होगा वैलिड? यानी कि हम जो कंपनी हम कह रहे हैं कि कंटिन्यू चलती रहे, कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर, लेकिन ये एक टाइम पे आके वैलिड नहीं होगा। तब नहीं होगा जब बिज़नेस बिल्कुल लिक्विडेशन पे है या बंद होने वाला है, या बिज़नेस को काफ़ी हैवी लॉस हो गया है, वो बंद हो सकता है, या फिर किसी लीगल या इकोनॉमिक कंपल्शन लग गई है कि आपको बिज़नेस स्टॉप ही करना पड़ेगा, तब हम इस कंसेप्ट को लेकर नहीं चलते। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे जो बिज़नेस के ऑपरेशन है वो कंटिन्यू क्या है, चलते रहते हैं। ये था हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है एक्रूअल कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अकर हो गई, मतलब हो गई, चाहे उसका हमें कैश रिसीव हुआ है या कैश हमने पे किया है, नहीं किया, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो ट्रांजेक्शन होनी है तो हमने वो मान ली। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन से, जैसे कि हमने क्या किया, गुड़ को सोल्ड किया जून के अंदर 50,000 रुपये का, ठीक है, हमने सोल्ड कर दिया, लेकिन उसकी पेमेंट कब आनी है, जुलाई में। जिसने परचेज़ किया उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसकी पेमेंट जुलाई में कर दूंगा। अगर हम कैश बेसिस पे चलते हैं तो जब हमारे पास कैश उसका आ जाएगा हम अपनी एंट्री तभी करेंगे अपनी बुक्स में। लेकिन अगर हम एक्यूरेट बेसिस पे चलते हैं तो हम उसी 30 जून को ही उस चीज़ को रिकॉर्ड कर देंगे कि हमारा जो है गुड सोल्ड हो गया है, पैसे कभी भी आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, हमने रेंट एक्सपेंस फॉर जून, जो रेंट का एक्सपेंस है वो जून का है, जून के महीने का हमें रेंट पे करना है, लेकिन हम पेमेंट कब कर रहे हैं, जुलाई में कर रहे हैं। अगर हम कैश पे लेके चले तो हमें जो जून में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैश में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड में हम जून में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम उस कैश को पे कर रहे हैं जुलाई में, तो हम जुलाई में उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि उसको जून में रिकॉर्ड कर लो, हमें पता है एक्सपेंस है, हमें पे तो करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, जून में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसी बनेगी? अगर हमने गुड सोल्ड किया क्रेडिट के ऊपर 50,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। सेकंड हमारा था रेंट का, रेंट एक्सपेंस इनकर तो हो गए, हमें पे तो करना पड़ेगा 10,000 रुपये का, तो इसकी एंट्री कैसी बनेगी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपीज़, ठीक है। हमारा क्या होता है, जो एक्रूअल बेसिस होता है, जो अक्कर नहीं हुआ है, जो अक्कर हो गया हम उसको आज ही मान लेंगे कि वो हमारा ये हमने पे करना ही है, ये हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, रिकॉर्ड व्हेन अर्न और इन अकर्ड, नोट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इवेंट अगर अकर है या अर्न है या इन अकर है तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स इन बुक एक्रूअल बेसिस पर डाल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका बहुत छोटा सा मीनिंग है कि जो हमें दिख रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, हम उसको आज ही मान लेंगे कि ये चीज़ हो गई है, ठीक है।
नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है मैचिंग कंसेप्ट। अब हमें किसको मैच करना है? हमें मैच करना है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने रेवेन्यू लगाया है, उस पर रेवेन्यू कमाया है, उस पर जो एक्सपेंस लगाया है, उनका जो शॉर्ट आउट है वो सब हमें उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने इस साल रेवेन्यू लगाया है, रेवेन्यू आया है, एक्सपेंस हमने पिछले साल कर दिए तो उसके बारे में ऐसा नहीं होगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने जो एक्सपेंस किया रेवेन्यू कमाने के लिए, वो रेवेन्यू और वो एक्सपेंस हम उसी ईयर में शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो को करते हैं तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा? जैसे सेल्स है, सेल्स का हमारी क्या है रेवेन्यू, 1 लाख रुपीज़ आया सेल्स हमारा रेवेन्यू। हमारा जो उस सामान पे जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 60,000 रुपये की। हमारा प्रॉफिट कितना बना? 40,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, हमने जिस साल रेवेन्यू कमाया है, जिस साल प्रॉफिट कमाया है, रेवेन्यू आया है, उस वाली जो कॉस्ट लगी, एक्सपेंस लगा है, वो सब हमने उसी साल में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम आगे पीछे कर देते हैं उस ईयर को या उस ट्रांजेक्शन को, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हमें रोंग करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट नोट फॉलो हम नहीं करते हैं। सेल्स रेवेन्यू था 1 लाख रुपये का, क्या लेस किया उसने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी की? फ्रॉम प्रीवियस पीरियड की 40,000 रुपये कर दी, और ग्रोस प्रॉफिट कितना दिखा दिया? 60,000 रुपये का। इससे क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या हो? मिसमैच हो गया। प्रॉफिट एक्चुअली कितना है? 40,000 रुपये का, लेकिन दिखा कितना दिया? 60,000 रुपये का। तो ये क्या हो गया? मिसमैच हो गया। ठीक है, सिंपल मीनिंग में अगर समझे तो मैचिंग कंसेप्ट क्या है? मैचिंग कंसेप्ट मीन्स मैचिंग एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू अर्न इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में होगी, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, फर्म में जो भी चीज़ हमारी मनी की फॉर्म में होती है, हम सिर्फ उसी को लेकर चलते हैं। जो मनी की फॉर्म में नहीं है उसको लेकर नहीं चलेंगे। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, मनी की फॉर्म में देनी है, तो हमारी मॉनेटरी टर्म है वो। ठीक है, अगर हमें देखते हैं कि उसका स्किल्स अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, और उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वो सब हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की फॉर्म में होगी। क्लियर? इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मनी की फॉर्म में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी? लाइक कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस, कैश आया बिजनेस के अंदर। ठीक है, वो क्या मनी की फॉर्म में आया है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल परचेज कर लिया, लेकिन हमें पैसे देना पड़ेगा उसको मनी की फॉर्म में, तो हमारा क्या है? मॉनेटरी टर्म है ये। पेमेंट ऑफ रेंट बाय चेक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट की, मनी का मॉनेटरी टर्म है। लेकिन हमारी मॉनेटरी टर्म कौन सी नहीं है? गुडविल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की गुडविल हमारी मॉनेटरी टर्म में नहीं आती। हम सिर्फ गुडविल फील करते हैं। जैसे कोई शॉप है, कोई शोरूम है, जैसे जॉकी है, जॉकी का क्या है? ब्रांड नेम है कि उसका कोई भी चीज़ का जो MRP है वो कितना भी हाई हो, हमें उससे मैटर नहीं होता। हम क्या कहते हैं, जॉकी की चीज़ है तो अच्छी ही होगी, तो क्या है? उसकी गुडविल है। नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, किसी की 8 घंटे काम करने की, किसी 10 घंटे काम करने की है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम मॉनेटरी टर्म में नहीं देख सकते। उसको हम रिवॉर्ड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉनेटरी टर्म में नहीं डाल सकते। थर्ड है ओनर्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि ओनर की पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी कि हमें इस साल प्रॉफिट अच्छा आया है, या फिर हमें इस साल रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आ गया है, तो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सॉरी, अगर हम एक 1 लाइन में इसको पढ़ें तो क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अलो रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब ये मटेरियल क्या है? मटेरियल यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लेके चलेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स करेंगे जो कि मटेरियल हो, मटेरियल यानी कि जो इंपॉर्टेंट हो, जिसका कुछ कंपनी पे इफेक्ट पड़ता हो, जो हाई अमाउंट हो। ठीक है, उसको ही डिस्क्लोज करेंगे। जो छोटी छोटी अमाउंट होती है जिसका कंपनी पे ना के बराबर इफेक्ट पड़े, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी का 5 लाख का एक्सपेंस है या इनकम है, वो तो कंपनी को इफेक्ट करेगी, तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ्स को, ओनर को। लेकिन कोई 500 रुपये का एक्सपेंस हुआ तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? मटेरियल यानी कि जो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जो हमें मस्ट डिस्क्लोज करनी है। जैसे कि ड्यू टू फायर ऑफ 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये का हमें लॉस हो गया, किससे? अगर कोई आग लग गई उससे, तो हमारा क्या मटेरियल लॉस है वो हमारा, हमें मस्ट बी डिस्क्लोज, उसको बताना पड़ेगा। सेकेंड है ओमिशन, यानी कि भूल गए। क्या भूल गए? 1,50,000 रुपये का रेवेन्यू भूल गए, तो अफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे पड़ेगा। ये भी हमारा क्या मटेरियल है। थर्ड है कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 10 लाख रुपीज़, ये भी क्या है? हमारा मटेरियल है। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज करने लायक आइटम कौन सी नहीं होती, कौन सा इन मटेरियल हम लेके चलते हैं? जैसे कि फर्म में एम्प्लॉय बैठा है, वो कुछ पेंसिल से या पेन से कुछ काम कर रहा है, उसका वो खत्म हो गया है, उसने बाहर से मंगवा लिया,
तो वो कितने का आया, 20 रुपये का आया, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। पेंसिल कॉस्ट 20 इन मटीरियल है, कैन बी इग्नोर्ड। स्टेशनरी कॉस्ट 150 कैन बी इग्नोर्ड। डेप्रिशिएशन ऑन ओल्ड चेयर 80 रुपीज़ कैन बी इग्नोर्ड। अगर डेप्रिशिएशन लगता है एसेट्स पे तो वो हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी असट है, उसका डेप्रिशिएशन हाई अमाउंट में जाएगा। ठीक है, ये 80 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ ये हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है इमटीरियल। मटीरियल में क्या होता है, रिकॉर्ड व्हाट मैटर, जो चीज़ मैटर करती है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो मैटर नहीं करते हैं उसको इग्नोर कर देंगे। सिंपल है ना, इजी ये कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, किसकी कॉस्ट? एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री, पीछे का, जब हमने लिया है तब का। जब भी हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, जिस अमाउंट में करी है, हम अपनी बुक्स में वही अकाउंट मेंशन करेंगे, चाहे वो आज की डेट में वो चीज़ कितनी बढ़ गई हो, कितनी कम हो गई हो, डजेंट मैटर। हम अपनी बुक्स में उसी अमाउंट में, उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने मशीन जब परचेज़ की थी उस टाइम उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपये। अब 2 साल बाद उसकी वैल्यू अगर मान लो 12.5 लाख रुपये हो गई, तो हम अपनी बुक्स में 12.5 लाख रुपये नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपये ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है कॉस्ट कंसेप्ट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। नेम से क्लियर है, कंजर्व करना, कुछ कंजर्व करना। क्या कंजर्व करना, चलो देखते हैं क्या कंजर्व करते हैं। व्हेन इन डाउट, अगर हम किसी डाउट में हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बी कंजर्वेटिव इन अकाउंटिंग। अगर हमें ये डाउट है कि आगे चल के हमें लॉस हो सकता है, तो हम उस लॉस को कवर करने के लिए पहले कुछ कंजर्व कर लेंगे, कुछ इकट्ठा कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व या प्रोविजन। प्रोविजन की फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में कुछ पैसे क्या है, या कुछ अमाउंट हम साइड में रख लेंगे, कंजर्व कर लेंगे। अगर हम कल को लॉस को बियर करते हैं तो हम उसको पैसे देके उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कल को प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको आज प्रॉफिट नहीं मानेंगे। अकाउंटिंग का रूल यही कहता है कि होने वाले लॉस को लॉस मान लो, लेकिन होने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानो। ठीक है, प्रॉफिट क्या पता हो ना हो, लेकिन हमें पता लॉस तो होगा ही होगा। अगर लॉस नहीं हुआ तो वो अच्छी बात है। प्रूडेंस क्या है, प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि हमें क्या है, नोट ओवरस्टेट एसेट और इनकम। हमें अपनी एसेट को बढ़ाना नहीं है कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा हम बढ़ा देते हैं, नहीं। और अंडरस्टेट लायबिलिटीज और एक्सपेंस, हम अपने एक्सपेंस और लायबिलिटी कम भी नहीं करेंगे, भाई ये हमारी कल को ये हमें कम पे करना पड़ेगा, हम कम कर देते हैं, नहीं, हम ओवरस्टेट भी नहीं करेंगे और अंडरस्टेट भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो किसी कंपनी के 1 लाख के डेटर्स हैं, यानी कि देनदारी है, किसी में 1 लाख रुपये देने हैं कंपनी को। अब कंपनी को पता है उनमें से 5,000 रुपये ऐसे जो आने ही नहीं है। ठीक है, तो कंपनी अपनी रिकॉर्ड में चढ़ाती है 95,000 रुपीज़, क्यों? उसको पता है 5,000 रुपये आने ही नहीं है, तो उसने क्या कर लिया, आज उसको लॉस मान लिया, लॉस को आज उसने लॉस मान लिया। इसलिए प्रॉफिट भले ही कम हो जाए, लेकिन वो सेफ साइड चल रहा है कि उसने लॉस पहले ही मान लिया। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि प्रूडेंस नॉट अप्लाई। अगर हमने प्रूडेंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, ये कंपनी ये मान के चलती है 1 लाख के देनदार है, तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो हम कोई बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे, 1 लाख रुपये की एंट्री कर देंगे। तो उससे क्या होएगा, प्रॉफिट भले ज़्यादा दिख जाए, लेकिन वो रिस्की है। अगर कोई बैड डेट हो गया तो किसने नहीं दिए तो, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपनी में आने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते, लेकिन आने वाले लॉस को हम आज ही लॉस मान लेते हैं। रिकॉर्ड पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड पॉसिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी किस में होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, उसको पढ़ने के लिए हमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। अब इस कंसेप्ट में कंसिस्टेंसी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वंस अ मेथड इज़ अडोप्टेड इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अगर हमने कोई भी मेथड अडोप्ट कर लिया है तो हम ईयर टू ईयर उसी मेथड को फॉलो करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज किया तो फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी अकाउंटिंग मेथड को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को सेम क्या करेंगे, हम फॉलो करते रहेंगे एवरी पीरियड। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई हमारी एसेट है, बिल्डिंग है कोई हमारी फर्म की, तो बिल्डिंग नहीं, हमारा कोई एसेट जैसे कि मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी है, अब मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ने लगाया, तभी किससे लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होगा वो उसको हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही साल में क्या लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते, अगर फर्स्ट ईयर में हमने क्या लगाया डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, और नेक्स्ट ईयर में हमने कैसे डेप्रिशिएट की वैल्यू को, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है, लॉस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो सब क्या होगा, मिसलीड हो जाएगा, वो हमें क्लियर नहीं दिखाएगा। क्लियर क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर फॉर कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो कब चेंज करेंगे, अगर हम इन मेथड को चेंज करना चाहें तो पहली बात तो हमें उस पॉलिसी को शो करना पड़ेगा कि हम उसको चेंज क्यों कर रहे हैं।
ठीक है। हमें अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को, सबको बताना पड़ेगा कि अगर हम इस पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, पहले क्या पॉलिसी थी और अब इससे फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या चेंज आ रहा है, ये बताना पड़ेगा। हम तब चेंज करेंगे जब हमें जो नई हम अडोप्ट कर रहे हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी देती हो, ठीक है, और रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ लॉ, तभी हम उसको फॉलो करेंगे, वरना हम अपना जो चलता आ रहा है मेथड उसी को लेकर चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल यानी कि डबल। अब डबल क्या है? डबल यानी कि एंट्री। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डबल इफेक्ट। इट इफेक्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। हर एक ट्रांजेक्शन के एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें कोई मान लो सूट पसंद आ गया, हमने सूट लिया, उसके बदले में हमने क्या दिया? पैसे दिए। तो एक चीज़ को करने के लिए दो एंट्री हुई, हमारे पास सूट आया और दुकानदार के पास सूट के बदले पैसे गए, ठीक है। तो ये क्या है? डबल एंट्री हो गई। इसमें क्या है? दो अकाउंट कम से कम क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है और एक क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। कैश ही ब्रोट इनटू द बिजनेस 50,000 रुपीज़। अब क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आया 50,000 रुपीज़ और कैपिटल क्या होगी हमारी? क्रेडिट होगी 50,000 रुपीज़ से। एक बात ध्यान रखना, जब दो एंट्री होती हैं ये, यानी कि एक चीज़ पर दो इफेक्ट पड़ते हैं, तो दोनों का जो अमाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अब नेक्स्ट क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 30,000 रुपीज़। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारे पास आ गई 30,000 रुपीज़ की। किससे आई? मोहन से आई। तो मोहन का भी क्या करेंगे? 30,000 को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ड्यूल कंसेप्ट का एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, वो क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक अकाउंटिंग इक्वेशन है किसका? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी बिजनेस एंटिटी क्या है? कि बिजनेस की खुद की आइडेंटिटी है ना। बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट एंटिटीज़। कि बिजनेस और ओनर सेम नहीं है, भले ही वो बिजनेस उस ओनर का हो, लेकिन बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस के अकाउंट अलग है, ओनर के पर्सनल अकाउंट अलग है, ठीक है। बिजनेस खुद का नेम होता है, खुद की सील होती है, कॉमन सील होती है, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिजनेस पे कोई आपका केस कर सकता है, बिजनेस भी किसी और के ऊपर केस कर सकते हैं। तो बिजनेस का एक अलग सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस का एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज़। क्या है? टू सेपरेट एंटिटीज़ है। बोथ आर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे कि अमित नाम का ये लड़का है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, खुद के 1 लाख रुपए पर्सनल सेविंग से उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस क्या कह रहा है कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं मुझे शुरू करने के लिए, तो मेरा लायबिलिटी बनती है कि मैं तुझे वो 1 लाख रुपए दे दूँ। तो मैं उसकी कोई लायबिलिटी मान के चलता हूँ बिजनेस के अंदर ओनर की, ठीक है। तो क्या करते हैं? वो ओनर क्या है बिजनेस का? उसने इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस के लिए वो क्या है? कैपिटल लायबिलिटी बन गई है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो क्या है? ड्राइंग्स बाय द ओनर इज़ नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। जो ओनर ड्राइंग करता है वो एक्सपेंस नहीं है बिजनेस के लिए। जो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर के वो रिकॉर्ड नहीं होंगे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस की बुक अलग है और पर्सनल के जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। जो हम घर पे बनाते हैं कि हमने ये खर्चा किया है और ये हमारी इनकम आई है, ये हमारी सैलरी आई है, वो हमारी पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल इनकम है। ये हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो बिजनेस के होते हैं उसमें नहीं डालेंगे। द कंसेप्ट इंश्योर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियरली सेपरेट्स द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं? इन शॉर्ट कि बिजनेस अलग है भाई और ओनर अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। भले ही ओनर उसको चला रहा हो, लेकिन ओनर की एंटिटी अलग है और बिजनेस की क्या है? अलग है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप कॉन्फिडेंटली अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। आपकी सक्सेस ही हमारा क्या है? गोल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्लिस ब्रेन अकेडमी। थैंक यू सो मच।